नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके पीटी और मेंस एग्जाम को लेकर और सारे के सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप छोड़ दें, स्किप करें, आगे बढ़ें। और समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिएगा, जिससे क्या होता है ना, सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही होता है। करंट अफेयर रटने से कोई पास नहीं होता है। ओके, और रोज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन का एमसीक्यू भी अपलोड होता है। आपने देखा होगा यूपीएससी विद प्रियम्बत करके एक चैनल है जिसको मैं रोज़ शेयर करता हूँ ग्रुप में, और वहाँ से न्यूज़पेपर का एमसीक्यू कर लीजिए। देखिए, न्यूज़पेपर मेंस के लिए आप यहाँ से कर लीजिए और पीटी के लिए भी, और रोज़ एमसीक्यू लगा लेंगे तो आपका करंट अफेयर एक दिन का पूरा तैयार हो जाता है। डेली अगर आप करेंगे तो एक साथ इकट्ठा होकर आपको परेशान नहीं करेगा करंट अफेयर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हेडिंग मैं दिखा देता हूँ कि खालिस्तानों को हवा देने वाले देशों को विदेश मंत्रालय ने लीगल तौर पर नोटिस दिया है कि भाई ऐसा करो। चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए कुछ खालिस्तानी आतंकवादी हों, चाहे वो कनाडा में सबसे ज़्यादा हैं, और वहाँ की सरकारें इन पर कुछ नहीं करती वोट बैंक के कारण। ब्रिटेन में भी कुछ हैं जो बार बार तरह तरह की हरकतें करते हैं। हमारे जो उच्चायोग हैं, एम्बेसी हैं, उन पर हमला कर देते हैं कितनी ही बार। तो इसको लेकर भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने लीगली कुछ देशों को, जैसे प्रधानमंत्री ट्रूडो को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन सभी को समन किया है, बोला है कि आग्रह किया है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने देश में मत हवा दीजिए इन चीज़ों को, भारत विरोधी चीज़ों को हवा मत दीजिए। तो इसमें अपना लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका मैं मैप दिखाऊँगा आपको। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि आईआईटी मद्रास, कौन सा? मद्रास। इसका पहला देश के बाहर ब्रांच खुल रहा है पहली बार आईआईटी का, वो भी कहाँ पर? जंजीबार में। देखिए, अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि तंजानिया में खुल रहा था, लेकिन ये जंजीबार कहाँ से आ गया, जंजीबार देश कहाँ से आ गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जंजीबार जो है ये तंजानिया देश के तहत ही एक स्वायत्त क्षेत्र है। मैं इसका मैप दिखाऊंगा आपको। आइलैंड है ये, कि यहीं पर क्या खुलेगा, आईआईटी मद्रास का पहला देश के बाहर सेंटर खुलेगा, कैंपस खुलेगा। इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से मैं आपको मैपिंग भी करवा दूंगा इसका। 720 पिक्सल में देखने की कोशिश कीजिएगा, आप हाईएस्ट कर लीजिए अपने फ़ोन में तो आपको स्पष्ट दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सुबह से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, एक टेस्ट का भी वीडियो अपलोड हो गया। देखिए, रोज़ अगर टेस्ट प्रैक्टिस आप करेंगे तो पीटी में आपकी श्योरिटी बढ़ती जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, मत कीजिएगा ऐसा। पहली बार टेस्ट तो सब लगाने आ जाते हैं, दूसरे टेस्ट सब भाग जाते हैं, मत कीजिए। कम से कम 30 टेस्ट को 3-3 बार कर जाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के 3 टेस्ट कर लीजिए, जैसे एडुटेरिया का, इम्तिहान का, इनका 3 बार मिनिमम। 235 सीट है मात्र, आपको तो पता ही है, और इतने कम सीटों में अपना गुंजाइश बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैं बार बार आगाह करता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए, अब न्यूज़ को पढ़ते हैं कि भारत ने अफ्रीकी देश जंजीबार के साथ अपनी दोस्ती को नई ऊंचाई देते हुए वहाँ आईआईटी मद्रास के कैंपस खोलने की घोषणा की है। देश से बाहर किसी आईआईटी का यह पहला कैंपस होगा। इसका संचालन इसी साल अक्टूबर से होगा। कोर्स दाखिले और संचालन आदि की जिम्मेदारी आईआईटी मद्रास के पास है, जबकि पूंजी व्यय आदि की जिम्मेदारी किसके पास होगी? जंजीबार के पास होगी। इस पहल को भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी शब्द मैं समझा चुका हूँ, जैसे योग, हमारे मूवी, हमारे शिक्षा, भारतीय कल्चर, भारतीय खाना, ये सभी किस में आता है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत आता है। हम अपनी संस्कृति का फैलाव कर रहे हैं। ओके, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। जल्द ही दूसरे आईआईटी भी देश के बाहर आप कैंपस खोलने की घोषणा कर सकते हैं। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। भारत और जंजीबार के बीच में आईआईटी कैंपस खोलने को लेकर काफ़ी समय से चर्चाओं का दौर चल रहा था, लेकिन इसकी घोषणा गुरुवार को एस जयशंकर तंजानिया के दौरे पर हुई। इसे लेकर दोनों देशों के बीच औपचारिक करार हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समझौते को उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में अहम प्रयास बताया है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, आपसे सवाल में यही पूछेगा, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है भारत के इकोनॉमी को, उसके अलावा भारत के फॉरेन पॉलिसी को, भारत के कल्चर को किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा, इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछेगा। और आपको क्या करना है, सोचिए बैठकर कि भारत के आईआईटी का अगर विदेश में शाखा खुलेगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार सोचिए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में तो आपको समझा ही दूंगा। हमारे विदेश मंत्री जी वहाँ पर गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली माविनी के साथ आईएनएस त्रिशूल पर आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। जंजीबार के स्पीकर, मंत्री, सांसद सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे। आईएनएस त्रिशूल तो पता ही है, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिसाइलों से लैस भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन दिनों जंजीबार के दौरे पर है, इसीलिए वहाँ पर आईएनएस त्रिशूल पर ही भारत के विदेश मंत्री जी का स्वागत हुआ है। अब मैं आपको जंजीबार का लोकेशन दिखा देता हूँ, मैप दिखा देता हूँ, जिससे आपका करंट अफेयर का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हिंद महासागर में ये देश है छोटा सा। देखिए, ये तंजानिया है,
तंजानिया है, उसके ऊपर ये केनिया होगा, उसके नीचे यहाँ पर दूसरा मोजाम्बिक होगा, ये तंजानिया है। तंजानिया के बगल में देखिए ये द्वीप है, ये जंजीबार यहाँ पर है, जंजीबार, जंजीबार नाम है। देखिए यहाँ पर कौन सा जल संधि है, तो पेम्बा चैनल है, पेम्बा चैनल, पेम्बा चैनल। और ये क्या है, ये है जंजीबार चैनल। जंजीबार चैनल किसके किसके बीच में है, तंजानिया और ये द्वीप समूह जो है जंजीबार, इनके बीच में है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखा है जंजीबार, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ओके। और यही है जंजीबार, ये तंजानिया के स्वायत्त क्षेत्र में आता है, तंजानिया देश के तहत जंजीबार एक स्वायत्त क्षेत्र में आता है, इसलिए जंजीबार पहली बार क्या खोला जा रहा है, IIT मद्रास का कैंपस खोला जा रहा है। हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है जंजीबार, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका लोकेशन मैंने दिखा दिया है, एक बार खुद से भी ऑक्सफोर्ड में देख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का जो आपके पास होगा एटलस, उसमें देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये तंजानिया है, तंजानिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान है और पता होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तंजानिया का और क्या पता होना चाहिए भाई, तो तंजानिया का आप देखिए बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है, कौन कौन देशों से बॉर्डर लगती है, क्या वहाँ से विषुवत गुजरती है कि नहीं गुजरती है, क्या वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है या वहाँ से मकर रेखा गुजरती है, एक बार देखिए और उसको चिन्हित करके नोट डाउन करके रख लीजिए, ओके। हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका भारत और फ्रांस के रणनीतिक रिश्तों की समीक्षा। मतलब समीक्षा की जा रही कि भाई हमारा किस दिशा में बढ़ रहा है, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन कैसा बढ़ रहा है। और फ्रांस वैसे भी चर्चा में है, फ्रांस क्यों चर्चा में, फ्रांस में दंगा फसाद हो रहा भी बहुत ही ज़्यादा। एक अरब मूल का लड़का था जिसको गोली मार दी थी वहाँ के पुलिस ने, इसके बाद वहाँ पर खूब ज़्यादा दंगा फसाद हुआ है। तो इसको लेकर भी हम लोग देख लेते हैं, भारत और फ्रांस के रिलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि चर्चा में रहता है। फ्रांस की राजधानी तो आपको पता ही होगी, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ, ओके। चलिए देखते हैं भारत और फ्रांस का रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्रांस है, ये बेल्जियम है, यहाँ पर जर्मनी है, ये लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ये आपका भूमध्य सागर है, और यहाँ पर ये स्पेन है, और ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ इंग्लिश चैनल है, और ब्रिटेन के थ्रू यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, फ्रांस के मैप को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीन नदी के किनारे में फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस, वो सीन नदी के किनारे में स्थित है। अब हम लोग भारत और फ्रांस की जो मुख्य रूप से सामरिक संबंध है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस उन पहले देशों में एक था जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर की थी। जनवरी 1998 में नहीं होगा, 1991 में होगा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1998 से हमने रणनीतिक रूप से शुरू किया फ्रांस के साथ। शीत युद्ध की समाप्ति तो 91 में ही हो गई थी, लेकिन हमने रणनीतिक रूप से फ्रांस के साथ रिलेशन कब से शुरू किया, 1998 से शुरू किया। बाय मिस्टेक मैंने सही कर दिया है। 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले बहुत कम देशों में से एक फ्रांस था। हमारे परमाणु परीक्षण का जापान और अमेरिका तक ने विरोध किया था, हम पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने हमारी मदद की थी, हमारा समर्थन किया था। वर्तमान में फ्रांस आतंकवाद और कश्मीर संबंधित मुद्दों पर भारत का सबसे विश्वसनीय भागीदार बनकर उभरा है। रक्षा सहयोग क्या है, दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है। तीनों सेनाओं द्वारा नियमित समयांतराल पर रक्षा अभ्यास किया जाता है। अभ्यास शक्ति स्थल सेना के साथ, अभ्यास वरुण नौसेना के साथ, अभ्यास गरुड़ वायुसेना के साथ आयोजित की जाती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को भी शामिल किया गया है। राफेल खरीदा हमने कहाँ से, हमने फ्रांस से खरीदा है। भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगांव डॉकयार्ड में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी बना रहे हैं हम, 3 उसका 6 हैं, के से नाम है और वी से नाम है। कलवरी, खांडेरी, एक और है कोई करंज है, वागीसरी, और 2 और हैं देखिएगा वी से। तो ये 6 पनडुब्बी हम किसकी मदद से बना रहे हैं, तो हम फ्रांस की मदद से बना रहे हैं, ओके। दोनों देशों ने पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के प्रावधान के संबंध में भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। भारत फ्रांस प्रशासनिक आर्थिक और व्यापार समिति द्विपक्षीय व्यापार निवेश के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर बाजार पहुंच के मुद्दों के समाधान में तेजी लाने का तरीका का आकलन करने खोजने के लिए उपयुक्त ढांचा भी प्रदान करती है। वैश्विक एजेंडा क्या है, देखिए 2015 में जो COP21 हुआ था, COP21 जिसमें ISA का शुरुआत किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें भी भारत उसके साथ खड़ा था। और अभी जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस करके एक बनाया जा रहा है, इसमें भी भारत और फ्रांस की साझेदारी प्रमुख रूप से है। इसको आप ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी आदि में जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विकास के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देश साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक रोड मैप पर भी सहमत हुए हैं। आगे की राह क्या है, फ्रांस वैश्विक मुद्दों पर यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव का मार्ग भी खोलता है। यह स्थिति इस क्षेत्र विशेषकर ब्रेक्जिट के कारण अनिश्चितता के बाद उत्पन्न हुई है। ब्रेक्जिट के बाद जो EU था, यूरोपियन यूनियन, ये कमज़ोर हो रहा है।
तो ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। ब्रिटेन का भी भारत के साथ अच्छा संबंध हो रहा है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन में अभी भी शामिल है और भारत के फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। यूरोप के देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने अभी तक हमें मुक्त व्यापार की अनुमति नहीं दी है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस के थ्रू हम यूरोपियन यूनियन को साध सकें और वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर सकें। यह संभावना व्यक्त की है फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव के लिए कहीं न कहीं अधिक प्रभावी साबित होगी। तो भारत और फ्रांस के रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से सामरिक रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सामरिक रिलेशन से अधिक सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ओके, ये जो न्यूज़ था आज का, इसमें एक और फैक्ट था जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, बस्टी डे परेड में स्क्वाड्रन लीडर सिद्धू रेड्डी करेंगे वायुसेना का नेतृत्व। तो बस्टी डे परेड वहाँ पर आयोजित किया था फ्रांस में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया है। 14 जुलाई को आयोजित होगा ये फ्रांस में, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना उसमें भाग लेगी। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। बस्टी डे परेड किससे संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस में आयोजित किया जाता है हर साल। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर APBS इसके बारे में मुझे बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम का आधार बन गया है आजकल। क्या है ये? महात्मा गांधी मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा की पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों में तकनीकी बाधाएं दूर होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एक ऐसा ब्रिज जो कहीं नहीं जाता है। यही हेडलाइन से द हिंदू में लेख छपा था इसको लेकर। तो के प्रति राज्यों का रुख उदासीन है, जिसके चलते पिछले 5 वर्षों के बाद भी 100% मनरेगा मजदूरों को इस प्रणाली से नहीं जोड़ा गया है। अभी भी 3.5 करोड़ से अधिक मजदूर इस व्यवस्था से बाहर हैं। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि APBS आखिरकार है क्या। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि APBS सरकारी योजनाओं को संचालन करने वाले विभाग और एजेंसियों को लाभार्थी के आधार सक्षम बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाया गया एक प्रवेश द्वार है, पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे है एक तरह का, NPCI ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। और ये क्या है? सरकारी योजनाओं का संचालन करने वाले विभाग और एजेंसियों को सीधा लाभार्थी जो हैं, जिनको पैसा पहुँचाना है, मजदूर हों या कोई भी हो, उन तक पैसा पहुँचाने के लिए DBT करने के लिए सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे के तौर पर काम करता है। कौन सा चीज़? APBS का मूल विचार नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आया है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी व्यक्ति का आधार नंबर उसका वित्तीय पता बन सकता है। आपका जो आधार नंबर है वो आपके अकाउंट नंबर के तौर पर काम कर सकता है और डायरेक्ट आधार नंबर से किसी भी व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। बैंक हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए एकीकृत खाता विवरण प्रदान करने के बजाय किसी को केवल अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा, जो कि पूरी प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाता है। बैंक अकाउंट नहीं देना पड़ेगा, आप केवल आधार दे दीजिए। आधार से बैंक रिलेटेड है, आधार से बैंक जुड़ा हुआ है, उससे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट आधार से हम बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज देंगे। ये कौन सा सिस्टम है? APBS सिस्टम है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल। APBS से बैंक खातों को शामिल करने में 2 अलग अलग चरण शामिल है, जिसमें से ये दोनों यह सूचित सहमति आधारित है। सबसे पहले खाता ग्राहक के आधार नंबर से लिंक्ड या सीडेड होना चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया। और क्या है ये पेमेंट गेटवे उनके लिए बनाया गया है जो मजदूर हैं या जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। जैसे किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा, किसी महिला को वृद्धा पेंशन मिल जाता है, या किसी को विधवा पेंशन मिलता है, या किसी को DBT मिलता है, या किसान सम्मान निधि के तहत पैसे मिलते हैं 6,000 रुपये। इन सभी को क्या होगा? डायरेक्ट आधार से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसे हैं जो अभी तक इनको नहीं जोड़ पाई है, लोगों के खातों से, मजदूरों के खातों से खास तौर पर नहीं जोड़ पाई है। तो वही न्यूज़ में आया था। बाकी मनरेगा के बारे में तो आपको पता होगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ये, और ये दुनिया की पहली योजना थी जिसमें रोजगार देने की गारंटी प्रदान की गई थी मनरेगा के तहत। और अगर उनको रोजगार नहीं दिया जाता है, अगर उन्होंने काम मांगा और काम नहीं दिया गया, तो उनको मजदूरी भत्ता फिर दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा मनरेगा को, और APBS को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसको उपयोग कर सकते हैं आप लेख लिखने में, योजनाओं को बताने में, E-गवर्नेंस में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। E-गवर्नेंस में इसका भरपूर मात्रा उपयोग होता है। GS2 पेपर पॉलिटी में भी आपका ये मदद कर देगा, E-गवर्नेंस वगैरह में। APBS को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं।
अगला न्यूज़ जो है ये बेसिक है मतलब ये पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ग्रीन फील्ड योजनाएं क्या होती हैं और ब्राउन फील्ड योजनाएं क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। देखिए हुआ क्या है, ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को लगाने भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्रीन फील्ड परियोजना क्या होती है, ब्राउन फील्ड परियोजना क्या होती है, वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं न्यूज़ पढ़ दूँ। नए निवेश को आकर्षित करने में भारत की स्थिति सुधर रही है। 2017 के बाद से हर वर्ष यहाँ होने वाले विदेशी निवेश की राशि बढ़ रही है। यह ठीक है, अभी भी बहुत सारे देश एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत से काफ़ी आगे हैं, लेकिन ग्रीनफील्ड परियोजना, बिल्कुल नई परियोजना का लगाने में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समझौते करने में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है अभी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ अगला कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकटाड, देखिए अंकटाड ही एजेंसी है, अंकटाड जो क्या करती है, यूएन की एजेंसी है ये, जो ये जारी करती है कि इन्वेस्टमेंट इंडेक्स भी जारी करती है, दुनिया में किन किन देशों में सबसे ज़्यादा निवेश हो रहा है। उसके बाद से ये जारी करते कौन से परियोजनाएं ज़्यादा लग रहे हैं किस पे, कौन सा ऐसा देश है जो जहाँ पर सोलर परियोजनाएं ज़्यादा लग रही, ग्रीनफील्ड परियोजनाएं ज़्यादा लग रही, ज़्यादा निवेश मिल रहा है, ज़्यादा बाजार अच्छा, ये सब कौन कौन करता है। तो अंकटाड नाम की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो ये रिपोर्ट वगैरह जारी करती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ अगला टॉपिक, अगला लाइन कि जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो अंकटाड नामक संस्था जारी करते हैं। विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट अंकटाड जारी करती है, विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट अंकटाड जारी करती है। ग्रीनफील्ड परियोजना के लगाने भारत दुनिया में तीसरे स्थान पहुंच गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का अंतिम रूप से वित्तीय समझौते के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट 2022 के बारे में है। वर्ष 2021 और 2022 से भारत सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में 8वें स्थान पर था। ये भी रैंक किसका है, तो ये भी रैंकिंग निकालती है अंकटाड ही, जिसमें दुनिया के 20 देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश आते हैं उसमें 8वें स्थान पर अपना भारत का नाम लिखा हुआ था। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, भारत विदेशी निवेश दुनिया का 8वां स्थान है हमारा। ओके, देखिए उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका इसमें सबसे पहले स्थान पर है, 301 परियोजनाओं के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मामले में। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं चलता हूँ ग्रीनफील्ड परियोजना क्या होता है आखिरकार, वो मैं समझा देता हूँ। और चीन दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए ग्रीनफील्ड परियोजना किसको कहते हैं, सामान्य भाषा में भी मैं आपको समझा सकता था, लेकिन आपको ऑफिशियल परिभाषा भी पता होनी चाहिए। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें किसी पूर्व कार्य परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है। अब संरचना में अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएं जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है। कई सारे लोग कन्फ्यूज होकर ये समझ रहे होंगे कि पर्यावरण फ्रेंडली परियोजनाओं को ग्रीनफील्ड कहते हैं। नहीं, कोई ऐसा सड़क जो पहली बार बन रहा हो, कोई ऐसा डैम जो पहली बार बन रहा हो, उससे पहले वहाँ डैम नहीं था। जैसे मान लीजिए पटना में कोई डैम बनाया गया जो पहले डैम नहीं था, तो वो ग्रीनफील्ड होगा। अब जैसे गांधी सेतु पहले से ही बना हुआ, तो उसके बगल में दूसरा पुल बनाया गया अभी नया करके, उसको तोड़ मरोड़ के, तो वो ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं होगा, वो ब्राउन फील्ड होगा। और अगर कोई नया पुल बनाया जाएगा तो वो किस में आएगा, वो ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत आएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ब्राउन फील्ड, जिन परियोजना को संशोधित या अपग्रेड किया है तो उन्हें ब्राउन फील्ड परियोजना कहा जाता है। जैसे भारत सरकार का जो पटरी बिछाने का कार्यक्रम है, मान लीजिए रेल का पटरी पुराना हो गया, उसकी जगह नया पटरी बिछा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ब्राउन फील्ड होगा। और किसी जगह को पहली बार ट्रेन से कनेक्ट किया गया, वो ग्रीन फील्ड परियोजना होगी। ओके, ये चीज़ दोनों क्लियर हो गया। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को अलग अलग ध्यान रखिएगा। पीटी में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है आपसे, वैसे भी पता होना चाहिए। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और अंकटाड के बारे में और विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट के बारे में भी ध्यान रखेंगे। 2023 विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो अंकटाड नामक एजेंसी जारी करती है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है अंकटाड। ये निवेश संबंधी भी रिपोर्ट जारी करती है, किस देश में कितना निवेश आ रहा है। दुनिया के 20 टॉप देशों में हमारा स्थान कौन सा है, 8वां स्थान है निवेश के मामले में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, टॉप 10 के अंदर में हम निवेश के मामले में, विदेशी निवेश। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है देखिए ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में है। ये सब मत देखिए, बिहार वाला जहरीली शराब वाला मत देखिए। ईस्टर्न कॉरिडोर से 100 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगी मालगाड़ी। अब ईस्टर्न कॉरिडोर आखिरकार है क्या, जो लुधियाना से दानकुनी तक जाएगी, 1875 किलोमीटर लंबी है। फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है और 100 किलोमीटर की रफ्तार हो सकती है। लुधियाना और सोननगर औरंगाबाद तक 1150 किलोमीटर का निर्माण कर लिया गया है। इस पर बगैर किसी व्यवधान के मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दौड़ सकेगी। देखिए ये लालू जी का दिमाग था। लालू जी का दिमाग क्या था, उन्होंने बोला कि सवारी गाड़ी के लिए अलग से पटरी बिछा दो, जो है ही, और हम क्या करेंगे, मालगाड़ी के लिए अलग से पटरी बिछाएंगे, जिससे मालगाड़ी जो कहीं भी पड़ी रहती है, रुकी रहती है, सवारी गाड़ी गुजरती है, तब जाकर उसको गुजरने का रास्ता दिया जाता है। उन्होंने बोला कि ये सिस्टम गलत है, क्योंकि रेल की असली कमाई कहाँ से होती है, मालगाड़ी से होती है। उन्होंने बोला मालगाड़ी के लिए अलग से पटरी बिछाओ, ट्रेन टाइम टेबल बांध दो, सब कुछ कर दो, जिससे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब क्या होता है, माल होता है, तो डेडिकेटेड मालगाड़ी कॉरिडोर पूरे देश में बनाया जा रहा है, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से दानकुनी तक गुजरेगी।
लालू जी ने रेल में काफ़ी सारे रिफॉर्म किए थे। एक और रिफॉर्म किया था उन्होंने मालगाड़ी में। उन्होंने बोला था मालगाड़ी का जो डब्बा होता है लोहे का बना होता है, तो ये भारी होगा, कम सामान ले जा सकेगा, इसको एल्यूमिनियम का कर दो। ये उन्हीं का दिमाग था, तो एल्यूमिनियम का किया गया था मालगाड़ी के काफ़ी सारे डिब्बों को। तो इसके कारण रेल का बहुत सारा पैसा बच गया, क्योंकि डिब्बे हल्के हो गए, उसमें ज़्यादा सामान लाया जा सकता है और ज़्यादा उसको आसानी से खींचा जा सकता है, इंजन पर भी कम भार पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब मैं आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बता देता हूँ, उसका मैप दिखा देता हूँ आपको। ओके, देखिए कुछ समय पहले का न्यूज़ है कि हाल ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा और भाऊपुर के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे खंड और एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1839 किलोमीटर लंबी भारत की एक सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजना है, जिसे 2006 में शुरू किया गया था। ओके, प्रमुख बिंदु क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, तो ये मैं समझा चुका हूँ। उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग, जिसे विशेष रूप से माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए बनाया जाता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, तो ये पंजाब के साहिवाल लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होता है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के मार्ग में कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक शहर मौजूद हैं और इस मार्ग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं। इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसको कौन कर रहा है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको पैसा दे रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है। 351 किलोमीटर लंबे का उद्घाटन हो चुका है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है, पश्चिमी भी है और पूर्वी भी है। अब इसको ध्यान रखिएगा, 1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू जीएनपीटी महाराष्ट्र में जो मुंबई में पोर्ट है से दादरी उत्तर प्रदेश तक है और देश के प्रमुख बंदरगाह से होकर गुजरता है। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। ये जापान के आर्थिक सहयोग से बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बोलोगे हवा में बातें कर रहे हो, देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें समझ ना आए। देखिए पहला मैं बनाता हूँ फोटो, ये कौन सा है, तो ये है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर। ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर है। फ्रेट कॉरिडोर ध्यान रखिएगा मालगाड़ी के लिए। और दूसरा जो है ये है आपका, देखिए यहाँ दादरी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जा रही है। ये कौन सा है, तो ये आपका वेस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है। ये किसके मदद से बनाया जा रहा है, तो जापान। देखिए जापान पूरब में है तो वो किसको सपोर्ट करेगा, पश्चिम वाले फ्रेट कॉरिडोर को सपोर्ट करेगा। और वेस्ट बैंक जो वर्ल्ड बैंक जो है ये कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, तो ये किसको करेगा, तो ये पूरब वाले फ्रेट कॉरिडोर को करेगा। मैंने याद दिलाने के लिए बोला है कि पूरब वाला जो है बिहार वाले को कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, बिहार में भी गुजर रहा है, देखिए यहाँ पर। और जो पश्चिम वाला है उसको कौन कर रहा है, तो इसको जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। दोनों फ्रेट कॉरिडोर को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों परियोजनाओं को ध्यान में रखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अलग अलग लाइनों से जोड़ा जा रहा है। भारत में क्षमता में बढ़ोतरी होगी, भीड़ में कमी होगी, व्यापार सृजन होगा, समसामयिक सामयिकता होगी, मतलब कि मालगाड़ी का कोई माई बाप नहीं होता है, कहीं पर भी रुकी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, इस तरह का नहीं होगा, टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। लाभ क्या होंगे, इससे रसद लागत कम हो जाएगी, ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, माल की तीव्रता आवाजाही होगी, पर्यावरण का अनुकूल होगा, व्यापार की सुगमता बढ़ेगी, रोजगार सृजन में भी सहायक हो सकेगा। और हमारा जो वर्ल्ड में रैंकिंग होता है ना व्यापार के मामले में, उसमें भी सुधार आएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंपनी बनाई गई पीएसयू के तौर पर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या काम करती है, तो ये फ्रेट कॉरिडोर का संचालन वगैरह का काम यही करती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। फ्रेट कॉरिडोर को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ आपका बिहार स्पेशल संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या हुआ, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका भारत की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगी। पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कौन फंडिंग कर रही है, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जापान फंडिंग कर रहा है किसके लिए, अपने बिहार के पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसके लिए। गौरतलब है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पीएमआरसी के प्रबंध निदेशक अरुनीश चावला और शहरी विकास और आवास मंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ इस समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, कॉरिडोर 1 व 2 का निर्माण करके बिहार की राजधानी पटना में यातायात की मांग को वृद्धि को आसान करना, जिससे शहरी पर्यावरण सुधार और अर्थव्यवस्था विकास के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन पर केंद्र शहरी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान किया जा सके। यह परियोजना एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, 9, 11 व 13 की उपलब्धियों में योगदान देगी। आपको इन सब गोलों को पढ़ लेना है और याद हो तो कमेंट करके बताइएगा 8, 9, 11 व 13 एसडीजी कौन कौन से हैं। इसीलिए एसडीजी से आपसे सवाल पूछा जाता है। अब आपको पता चला क्यों पूछा जाता है एसडीजी से सवाल, क्योंकि परियोजना जो है पटना मेट्रो रेल परियोजना उसको जापान फंडिंग कर रहा है पर्यावरण के आधार पर, कि पटना में
डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी, मेट्रो चलेगा तो थोड़ी सी पर्यावरण को सुधार होगा, नुकसान कम होगा पर्यावरण को। योजना के अनुसार जीआईसी ने जून 2030 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं, निर्माण पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सलाहकारों की भी नियुक्ति की है। परियोजना निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए प्रारंभिक खरीद पैकेज जून 2023 से शुरू किया जाएगा। ऋण राशि 30 वर्ष की छूट अवधि के साथ 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। 30 वर्षों तक छूट भी दिया गया, इस पर कोई ऐसा कर वर नहीं लगाया जाएगा। पटना मेट्रो का 14.5 किलोमीटर के कॉरिडोर 2 पटना रेलवे जंक्शन को पटना जंक्शन कॉरिडोर 12 के साथ इंटरचेंज आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्रनगर, मलाही, पकरी और खेमकी चक, भूतनाथ, 0 माइल, न्यू आईएसबीटी एक स्टेशन के साथ नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से जोड़ेगा। जो लोग पटना में रहते हैं इन सभी जगहों को जानते होंगे। इन्हीं सब जगहों को जोड़ने के लिए पटना मेट्रो कॉरिडोर 2 को चलाया जा रहा है। फंडिंग कौन कर रहा है? तो फंडिंग कर रहा है आपका जापान। और जापान ने कितने करोड़ रुपए का दिया है? तो देखिए यहाँ पर 5,509 करोड़ रुपए देगी। और इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कोई कमी हो तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।